Now welcome back to this class. Chapter understanding के बाद now we will take a small exercise on the chapter soil to test कितना समझ आया. Alright, so let's begin. So सबसे पहले we'll start with short answer questions जहाँ पे हमें one word, one line depending upon question किस टाइप का पूछा हुआ है आपको बहुत ही short answer करना है. What is the foundation of our buildings? One word. What is the foundation of our buildings? सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में आती है, it's always bricks. But what is the right answer? The right answer is soil. Because आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई घर बनता है, कभी भी कोई बिल्डिंग बनती है, सबसे पहला काम जो होता है वहां की बेस ग्राउंड को मेंटेन करना होता है, जो उसकी नींव होती है, जो उसका फाउंडेशन होता है. So the foundation of buildings is soil and not bricks. Let's move to the next question. This is also a part of short answer questions. So agriculture provides food, shelter and clothing to us. What is essential for agriculture? तो जो बेसिक चीजें हैं सारी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो. तो क्वेश्चन ये है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल क्या है? अगेन थिंक इन योर माइंड, गो बैक टू द प्रोसेस और सोचो हम शुरू कहां से करते हैं. हम सबसे पहला स्टेप जो एग्रीकल्चर करने के लिए करते हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सो बेसिकली जो एसेंशियल चीज है एग्रीकल्चर के लिए वो सॉइल है, ना कि सीड्स. क्योंकि जब भी हम इस एग्रीकल्चर की बात करते हैं अगेन हम सॉइल भूल जाते हैं और हमारे दिमाग में सीड आता है. लेकिन एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहला पॉइंट सॉइल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी प्रिपेयर द सॉइल फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स. I hope it's clear. Yes. Now let's move to the next question. Is soil a natural resource? Very simple. Soil is a natural resource or not? क्योंकि natural resources क्या होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं. I think हमने कोई अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं पढ़ा जहाँ पे हमने ये सीखा हो कि किस तरह से लैब्स के अंदर हम सॉइल को बना रहे हैं या मैन मेड तरीके से हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं. सो सॉइल इज ऑफ कोर्स अ नेचुरल रिसोर्स एंड द आंसर इज yes. Soil is a natural resource. Now let's move to the next question. What is the topmost layer of the soil called? इसके लिए आपके दिमाग में soil profile आना चाहिए जहाँ पे हमने different zones of soils पढ़े थे और उसी का सबसे topmost layer क्या होता है? It is called the A horizon, जो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से it is considered to be the most important and the most fertile layer of the soil, which is the A horizon. Now let's talk about the layer which is also called as the parent rock. इसका मतलब इस layer में there is a huge layer of big rocks. So what is that called? That is called the bedrock. Again ये आंसर कहाँ से आएगा? जब आप सॉइल प्रोफाइल का पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखेंगे. टॉप मोस्ट लेयर थी ए होराइजन, उसके बाद आता है बी होराइजन, उसके बाद आता है सी होराइजन और सी होराइजन के बाद आता है हमारा बेडरॉक, जिसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर ऑफ सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक ऐसा मटेरियल है जो आप डेड एंड डिकेइंग बायोग्रेडेबल वेस्ट से बनाते हैं और जब हम इसको सॉइल में ऐड करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको उसी लेयर में ऐड करेंगे जहाँ पे हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए और वो कौन सी लेयर है? हमारा ए होराइजन, क्योंकि उसी लेयर में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं. तो ह्यूमस हमेशा ए होराइजन में ही ऐड किया जाता है ताकि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकम वेरी गुड. ओके, which layer of soil is the home of many living organisms like insect and worms? Again, जिस बच्चे को भी सॉइल प्रोफाइल बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा उससे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आएंगे, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में बोला था ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क का आएगा, लॉन्ग में आएगा, तो वो आपको सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे जहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं. बट यहाँ पे बिकॉज इट्स शॉर्ट आंसर टाइप, वही प्रोफाइल जो है उसको अलग पोर्शंस में कट किया हुआ है और क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है. सो वेरी सिंपल,
होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स इज ऑल्सो ए होराइजन। ऐसा हम तब देखते हैं जब हम सॉइल को घर में कई बार टर्न अप करते हैं, पानी डालते हो, मिट्टी को थोड़ा सा खुरपी से हिलाते हो, तो आप देखते हो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर आने शुरू हो गए, क्योंकि इट इज देयर होम, दे स्टार्ट लिविंग इन दैट लेयर एंड दैट इज द ए होराइजन। क्योंकि अगर वो और नीचे चले जाएंगे वो ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे, वो अंदर ही दब जाएंगे। ए होराइजन से क्या होता है, वो सॉइल से बाहर भी आ जाते हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए, एंड इसकी वजह से सॉइल को भी फायदा होता है क्योंकि सॉइल पोरस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सी होराइजन मेड अप ऑफ? ए होराइजन की भी बात कर ली, बेडरॉक की भी बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं सी होराइजन की, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है सी होराइजन किससे बना हुआ है। सो अगेन गो बैक टू द सॉइल प्रोफाइल एंड थिंक ऑफ द लेयर ऑफ सी होराइजन। सी होराइजन के बाद बेडरॉक आता है, तो ऑब्वियसली जब हम सी होराइजन तक पहुंचते हैं तो देयर आर स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा वहां पे सी होराइजन में पहुंचने तक जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, यानी मिट्टी बहुत स्मूथ नहीं रह जाती हमारे लिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपके पास पेरेंट रॉक होता है जहां पे तो आप बिल्कुल भी डिग नहीं कर सकते हो। तो सी होराइजन में छोटे छोटे लम्प्स ऑफ रॉक्स आना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स एंड क्रिविसेस आना शुरू हो जाते हैं, विच शोज कि अब सॉइल का कंटेंट कम होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट, what are the four groups into which rock particles are divided on the basis of their size? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम साइज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सॉइल एक जैसी नहीं होती। सॉइल को हम डिफ्रेंशिएट करते ही हैं सॉइल पार्टिकल्स साइज की बेसिस पे, और इसी पार्टिकल साइज बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है एज क्लेई सॉइल, एज सिल्ट सॉइल, एज सैंड सॉइल एंड एज ग्रेवल। और इन सब का मिक्सचर कॉम्पोजिशन अलग अलग जगहों पे पाया जाता है, और जब हमने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग की थी तो आपको याद होगा हमने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इनके साइज के बेसिस के ऊपर ही आप इनको अलग अलग जगहों पे यूज करते हो, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हो, राइट? So size of the soil particles is very, very important. Next, which of these is the most fertile soil? Sandy, clay और loamy. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल साइज के हिसाब से ही उसकी यूटिलाइजेशन आप डिसाइड करते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका पर्कुलेशन रेट, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है सॉइल पार्टिकल साइज के हिसाब से डिपेंड की जाती है, और वही डिसाइड करेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल है। सो एज स्टडीड, लोमी सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, बिकॉज लोमी सॉइल में हम मिक्स करते हैं सैंडी, silt and clay. It is a mixture of sand, silt and clay which makes it almost a complete and perfect mixture जहां पे आप crops को grow कर सकते हो। Okay? Now let's talk about the importance of humus in the soil, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ह्यूमस के बारे में पूछ रहा है तो ह्यूमस का इंपॉर्टेंस क्या है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड डार्क इन कलर। हमारे लिए फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी होराइजन में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, और ह्यूमस जो है वो एक बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, और इन अदर वर्ड्स आप उसमें जो है मैन मेड वेस्ट है उसको यूज कर रहे हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात आप जितना वेस्ट है उसको रीयूटिलाइज भी कर रहे हो, तो आपका जो वेस्ट है वो यूज भी हो रहा है, आपका कोई खर्चा भी नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी बात जिन प्लांट्स में आप ये ऐड कर रहे हो वो बहुत हेल्दी रहेंगे, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं हो रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज वेदरिंग? सब चीजों का क्रक्स है जहां आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ना शुरू किया था, सॉइल बनती कैसे है, उसका आंसर वेदरिंग है। तो व्हाट इज वेदरिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो जब भी ह्यूज रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाते हैं जब तक वो सॉइल नहीं बन जाता, प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। और यही होता है लैंडस्लाइड्स में, यही होता है हिल स्टेशंस में। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से विंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, ये सारी चीजें जो है वेदरिंग प्रोसेस को हेल्प करती हैं और एनहांस करती हैं, राइट? तो अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आएगा आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं।
हाउ डज ओवरग्रेजिंग द कैटल लीड्स टू सॉइल इरोजन? अब ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, ना भी साइंटिफिक लॉजिक लगाओ तब भी सोचो ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब होता है। आपने अपने गाय भैंसों को खुला छोड़ दिया है कि जाओ और चरो, जाओ और खाओ, तो उससे सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि सॉइल इरोजन क्या है ये अलग क्वेश्चन है। सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे टॉप लेयर जो हम कंसिडर करते हैं सबसे फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो जब भी कोई भी कैटल उसको ओवरग्रेज करेगा, सारा खा जाएगा, उससे क्या होगा, ऊपर की घास अगर कोई भी एनिमल खाने के लिए उसको खींचेगा तो जो मिट्टी है वो लूज होती जाएगी हर जगह से। यस, और जब मिट्टी लूज हो गई है तो हवा, पानी, किसी भी चीज से, किसी भी नेचुरल एजेंट से वो आराम से उड़ के इधर चली जाएगी या बह के इधर चली जाएगी, जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सॉइल का, वो वेस्ट हो गया, वो किसी यूज में नहीं आया। इसीलिए जो है हम ये चीज बोलते हैं कि ओवरग्रेजिंग द कैटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट रिमूव्स द टॉप सॉइल, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। तो फर्टिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ फील्ड लीड्स टू सॉइल इरोजन? अब सॉइल इरोजन क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोइंग क्या है? फ्लोइंग एक स्टेप होता है जहां पे हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। तो फ्लोइंग में आपने देखा होगा बड़े बड़े बुलक कार्ट्स लेके कभी भी किसान जो है वो खेतों में उसको मूव कर रहे होते हैं। ट्रैक्टर्स के पीछे एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है जिसपे वो ट्रैक्टर पे बैठ के उसको चलाते हैं, और पीछे से वो जो खुरपी की तरह होता है वो पूरी मिट्टी को में घुमा रहे होते हैं उसको जोर जोर से। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम उसको एक्सेसिवली फ्लो कर दें, एक्सेसिवली मिक्स कर दें, तो उससे सॉइल इरोजन क्यों होगी? क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आप सॉइल को फ्लो कर दोगे तो वो इतनी लूज हो जाएगी, जैसा मैंने पहले बोला था ओवरग्रेजिंग से लूज हो जाएगी। विंड, वाटर, एयर जो भी एजेंट्स हैं वो इजीली उसको रिमूव कर देंगे और वहां पे आप कुछ भी नहीं उगा पाओगे, राइट? क्योंकि सॉइल का जो टेक्सचर है वो इतना ज्यादा लूज और पोरस हो जाएगा कि उसमें वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वो जो फर्टिलिटी थी वो सारी फिनिश ऑफ हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स रीड। It also removes the top layer of the soil by making it loose and reduces the fertility of the soil. And this is what I have explained with excessive plowing. All right. What are the effects of soil erosion? अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था soil erosion क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। तो जब soil erosion हो रहा है, टॉप मोस्ट लेयर सॉइल की रिमूव हो रही है, तो क्वेश्चन ये है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। इफेक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर बहुत फर्टाइल होती है। मैनी ऑर्गेनिजम्स लूज देयर शेल्टर, ये इसीलिए होगा क्योंकि आपने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है इट इज अ होम टू मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। सो इन दिस प्रोसेस फर्टिलिटी तो जाएगी जाएगी, ऑर्गेनिजम्स का शेल्टर भी चला जाएगा। और ऐसा होता है, कभी हम कोई पुराना गमला निकाल के नया लगाने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप उस गमले को पलटते हो, आप मिट्टी स्कैटर कर देते हो, सबसे पहली चीज होती है आपको इतने सारे इंसेक्ट्स दिखते हैं जो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यू हैव टेकन अवे देयर होम। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सॉइल इरोजन इज टेकिंग प्लेस। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सारी चीजें जो है वो सॉइल इरोजन के आसपास घूम रही हैं। क्या होता है सॉइल इरोजन, इफेक्ट्स क्या होते हैं, और अब वो आपसे पूछ रहे हैं कॉजेज क्या है। कॉजेज मतलब किन कारण से होती है। ओवरग्रेजिंग जो हम पढ़ चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में भी आप क्या कर रहे हो, आप पौधों को अपरूट कर रहे हो जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी ढीली हो जाएगी तो विंड, वाटर, एयर उसको बहा के ले जाएंगे। एक्सेसिव फ्लोइंग जो हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ऑफ फील्ड्स एंड नेचुरल कैलामिटीज। देखो इन सब चीजों में तो हमारा जोर है, नेचुरल कैलामिटीज में हमारा कोई बस नहीं है, राइट? बिकॉज वो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं। तो एटलीस्ट नेचुरल कैलामिटीज को छोड़ के हम बाकी सारी चीजों पे वर्क कर सकते हैं ताकि हमारा सॉइल इरोजन ना हो और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन्ड रहे। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। The dead and rotting remains of plants and animal is called, what is the correct option? It is an MCQ और ये भी हमेशा आपको 1 मार्क क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, हो सकता है ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाए और नेम द फॉलोइंग में आए। सो यू हैव 4 options here and you have to choose
the process of dead and rotting remains of plants and animals is called what? So accordingly the answer is humus, क्योंकि यही टॉप सॉइल को फर्टाइल बनाता है. Okay, now let's move to the next question. Which of these statement is incorrect? तो please read the question properly. आपको बताना है इनमें से कौन सी statements incorrect है, not correct. So let's read the first point. Clay soil can hold much water. Sandy soil contains large sized sand particles. Then you have humus is important for the soil, and the option soil erosion is the process of formation of soil. तो आपके हिसाब से इसमें से कौन सी statement incorrect है? And the answer is option D, which says soil erosion is the process of formation of soil. हमने अभी पढ़ा soil erosion के बारे में बहुत डिटेल में. It is the removal of the top layer of the soil. So this is not related to formation of soil. Formation of soil is called weathering. Okay. Next, humus is important because it makes the soil fertile. It improves the water holding capacity of the soil. It provides food to earthworm, beetles, etc. and all of the above. अब प्लीज सोचो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और मेरे हिसाब से सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन डी विच सेज ऑल दीज पॉइंट्स आर ट्रू फॉर ह्यूमस. राइट. नेक्स्ट, which of these do not cause soil erosion? Afforestation, overgrazing, deforestation, excessive plowing of fields. तो आपके हिसाब से किसकी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल इरोजन नहीं करता? वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, दिस इज एफॉरेस्टेशन, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना. डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ पौधे उखेड़ना. तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. सो दिस इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Soil is useful because it enables plants to grow, it provides anchorage to the trees and vegetation, it is a home for millions of soil organisms and all of these. तो आपको ध्यान से सोचना है soil का usage क्या है, and that is why all the options are correct because ये सारे points explain करते हैं soil का useful होना. ओके, एंड आई होप यू ऑल एग्री बिकॉज ये सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर में पढ़े थे. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम जम्बल्ड वर्ड्स, अरेंज देम इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स. अब ये बहुत ही क्यूट गेम है, बट हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे ना आए. एग्जाम में नेम द फॉलोइंग आ सकता है, डिफाइन करना भी आ सकता है, बट टू मेक दिस इंटरेस्टिंग फॉर यू हमने इसको इस तरह से प्लेस किया है. तो लेट्स रीड द हिंट. क्लू आपके सामने है और आपको अनजम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है. सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड दिस. अरेंज देम इन द करेक्ट वे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज वेदरिंग. यस, ये हम पढ़ चुके हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, दिस कंसिस्ट ऑफ रॉक पार्टिकल्स बिगर दैन द क्ले. तो इसका मतलब ये एक सॉइल टाइप है, और कौन सी सॉइल टाइप होती है जिसका साइज क्ले से बड़ा है? इट इज कॉल्ड सिल्ट. आप करेक्ट वर्ड्स मैच कर सकते हैं, SILT, विच इज सिल्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम जम्बल्ड वर्ड्स. अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम क्वेश्चन एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स. स्मॉलेस्ट, इसका साइज सबसे छोटा होता है. तो यहां से आपको हिंट मिलता है. तो ये कौन सी सॉइल टाइप है? क्ले, CLAY, क्ले. राइट. तो ये सारे क्या कवर कर रहे हैं? पार्टिकल साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सबके बारे में. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक. अब सोचो, लेयर्स ऑफ सॉइल, प्रोफाइल्स ऑफ सॉइल, कौन सा पेरेंट रॉक होता है? व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर, द आंसर इज बेड रॉक. BEDROCK. So you are getting all the words and this makes the answer bedrock. Okay, which is the parent rock and the lowest layer of the soil profile. Next, ये भी बहुत interesting है. It's a crossword and I have given you all the hints here. 1, 2, 3, 4. आप नंबरिंग देख सकते हो, और ये नंबरिंग हमने यहाँ पे प्लेस नहीं की क्योंकि ये आप क्रॉसवर्ड एक एक आंसर को यहां फिट करने पे करोगे. ठीक है. सो वी विल टेक इट वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट वेल एरेटेड. अब आपको इसका आंसर सोचना है और लिखना है.
Similarly, this type of soil has the right water holding capacity. तो ये वाले जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वन वर्ड में आपको आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, बट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू हमने इस पैटर्न को पजल बनाया है. तो आप देखेंगे, ऑन अरेंजिंग गेटिंग द फर्स्ट आंसर, it is coming here clay. Yes, so the answer, this type of soil is not well aerated. The answer is clay, and I hope it is matching with your answer. Secondly, this type of soil has the right water holding capacity. तो कौन सी ऐसी soil है जिसकी water holding capacity exactly correct है? That is called loamy soil, क्योंकि loamy soil is the most fertile soil और इसीलिए उसकी water holding capacity एकदम perfect होती है. Next, A horizon is also known by this name. So what is the other name for A horizon? And the correct answer is topsoil. Yes? Great. A horizon is rich in this. हम अभी तक इसके बारे में पढ़ते आ रहे थे. A horizon में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अमाउंट्स में पाई जाती है? And that is called humus. Right? Next, the removal of topsoil by either strong winds, flowing water or rains is called, ये भी हमने बहुत क्वेश्चंस में डिस्कस किया है. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? द रिमूवल ऑफ टॉपसॉइल. द प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन, राइट? और इन अदर वर्ड्स यू से इट्स सॉइल इरोजन. नेक्स्ट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड deforestation, and planting of trees is called afforestation. So this type of soil is well aerated but cannot hold much water. तो aeration तो good है, मतलब बहुत सारा गैप है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है. सो विच टाइप ऑफ सॉइल इज दैट? सैंडी. तभी वहां पे प्लांट ग्रोथ सबसे कम होता है, एंड यू फाइंड सच काइंड ऑफ सॉइल ऑलमोस्ट ऑन बीचेस लेयर देयर. These contain the largest rock particles. तो फिर ये कौन सा लेयर है जहाँ पे आपको बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स मिलते हैं? The large particles, and that is called gravel. It is that soil जो हमेशा आपने घर की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखे हैं ग्रेवल्स को यूज करते हुए, right? So these are the answers for all these questions, and they can come to you in any form, right? तो अगर आपने इन सब का आंसर करेक्टली किया है, that shows your concepts are very good. Okay, so after this I hope we have covered all the topics, we have revised every topic, and you are ready for your exams. So all the best, study well.